लाइफ आफ्टर गूगल बाय जॉर्ज गिल्डर। चलिए गूगल सिस्टम की दुनिया की बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गूगल की दुनिया से कोई बच नहीं सकता है। इसे लॉन्च हुए 20 सालों का समय हो चुका है। तब से इसने ऑनलाइन इंटरैक्शन की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये अपनी पावर को फ्यूचर में भी बचा कर रख पाएगा। आपको बता दें कि 27 सितंबर 1998 को गूगल की खोज आधिकारिक तौर पर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत वास्तव में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। तब ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडीज कर रहे थे। इन स्टूडेंट्स ने लिखा था, हमने अपने सिस्टम का नाम गूगल रखा है क्योंकि ये 10,100 या गूगल के लिए कॉमन स्पेलिंग है और ये हमारे लार्ज स्केल सर्च इंजन बनाने के लिए लक्ष्य पर फिट बैठता है। लेकिन अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कभी ना कभी तो गूगल के क्रेज में कमी आएगी, और जब इसके क्रेज में कमी आएगी तो आखिर कौन सी चीज़ गूगल को रिप्लेस करेगी। अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस बुक को आपके लिए ही लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की मार्केट में कई इंफॉर्मेशन जायंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन गूगल की पोजीशन को कोई भी टच नहीं कर पा रहा है। गूगल की पहुंच आम इंसान से लेकर सरकारी तंत्र तक सभी के कंप्यूटर में है। अगर हम गूगल के विजन की बात करें तो इसका विजन डेटा की दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गूगल नॉलेज की फील्ड में काम कर रही है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड का यूज नहीं कर रही है। शायद यही कारण है कि गूगल इतना ज्यादा सफल है। गूगल ने अपने आइडियाज पर प्रॉपर तरीके से काम किया है। हमेशा से उसका फोकस जानकारी को इकट्ठा करने में रहा है। इसके बाद गूगल उन जानकारियों को लोगों तक फिल्टर करके पहुंचाने का काम करता है। ये काम ना ही सुनने में आसान लगता है और ना ही करना आसान रहा है। इसके लिए गूगल को एक बड़ा डेटाबेस तैयार करना पड़ा था। दुनिया में सबसे बड़े डेटा कलेक्शन के बाद गूगल के विजन के सामने एक चुनौती थी। वो ये थी कि वो आखिर ROI कैसे निकालेगा। इसके लिए गूगल ने एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया। आपको पता होना चाहिए कि गूगल 95% ऑफ इनकम एडवर्टाइजिंग से कमाता है। भले ही आप डायरेक्ट गूगल को कोई पैसा नहीं देते हैं, लेकिन आप गूगल को अपना समय और अटेंशन तो देते हैं। आज के दौर में कंपनियों के लिए पूरा खेल ही आपके समय और अटेंशन का है। गूगल भी आपके समय और अटेंशन की मदद से खुद के लिए पैसे कमाता है। आपको बता दें कि इस सभी डेटा और विज्ञापन के लिए आवश्यक ऑनलाइन आर्किटेक्चर को सुविधाजनक बनाने के लिए गूगल ने द डेल्स ओरेगॉन शहर के पास अपना विशाल डेटा सेंटर बनाया है। गूगल के विशाल कंप्यूटर सर्वर 3.5 बिलियन सर्चेस को हर दिन संभालने का काम करते हैं। इसका मतलब हर साल 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा सर्च इसके सर्वर में किए जाते हैं। गूगल के नाम के पीछे भी एक कहानी है। जानकारी के मुताबिक 1920 में गणितज्ञ एडवर्ड कास्टर ने अपने भांजे मिल्टन सेरोटा को एक ऐसी संख्या के लिए नाम चुनने में मदद करने के लिए कहा जिसमें 100 शून्य मौजूद हों। ऐसे में सेरोटा ने उन्हें गूगो का नाम सुझाया। कास्टर ने इस शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये शब्द साल 1940 में शब्दकोश में आ गया। कास्टर ने उस साल मैथमेटिक्स एंड द इमेजिनेशन नाम से एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने 100 जीरो के साथ नंबर के लिए गूगल शब्द का इस्तेमाल किया। 1998 में जब कंपनी की शुरुआत की गई तो को फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल नाम तय किया। बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल। ऑथर कहते हैं कि साल 2017 की बात है। कैलिफोर्निया में एक सीक्रेट गैदरिंग रखी गई थी। उस गैदरिंग में इंफॉर्मेशन एज की बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। उन हस्तियों में गूगल के को फाउंडर लैरी पेज का नाम भी शामिल था। उन सभी लोगों के मिलने का मकसद केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन करना ही था। उन्हें इस बात की आशंका थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने से कई तरह के रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ने लगेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस मीटिंग में मौजूद ज्यादातर लोग सिलिकॉन वैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में मदद कर रहे थे। अब ऐसे लोगों से ये उम्मीद कैसे की जा सकती थी कि ये लोग लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के बारे में बताएंगे। सिलिकॉन वैली पायनियर्स इस बात पर विश्वास रखते थे कि यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर की दिशा को तय करने वाली होगी। अगर वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कोई और ऐसी तकनीक को डेवलप करेगा।
इसलिए अच्छा यही होगा कि इसका डेवलपमेंट भी चलता रहे और इससे जुड़े खतरों के बारे में भी लोगों को बताया जाए। लेकिन इसी बीच उन लोगों के मन में ये भी सवाल था कि क्या ये खतरे सही में हैं? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि गूगल को रिप्लेस करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है भी या नहीं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सिलिकॉन वैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने वाले लोग इसके खतरे को सही मानते हैं। इसलिए अब हम इसे एक अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्लीट सिस्टम होगा। अगर ये कंप्लीट सिस्टम होगा तो इसके पास पूरी दुनिया का डेटाबेस मौजूद होगा। जैसा कि गूगल में हम लोगों ने देखा है कि गूगल डेटा की मदद से ही खुद को अपडेटेड रखता है और गूगल की मदद खुद इंसान अपने इनपुट से करता रहा है। मतलब साफ है कि गूगल को ह्यूमन पावर चला रही है। मतलब साफ है कि गूगल से बड़ी ह्यूमन इंटेलिजेंस रही है। कुछ इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी होने वाला है। कोई भी तकनीक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मात नहीं दे सकती है, क्योंकि तकनीक को बनाने वाला दिमाग इंसान के पास ही है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों को केवल हाइप बना दिया गया है। प्रोग्रेस की राह को अपनाने के लिए नई थिंकिंग को अपनाना जरूरी है। अब जब नई थिंकिंग की बात होगी तो नई करेंसी की भी बात होनी चाहिए, यानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में भी चर्चा होना जरूरी है। ग्वाटेमालन यूनिवर्सिडैड फ्रांसिस्को मारोकिन पहली यूनिवर्सिटी बनी थी जिसने साल 2013 में क्रिप्टो से पेमेंट को लीगल कर दिया था। इस मूव से पता चलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए। इसकी शुरुआत बिना थिंकिंग में बदलाव लाए नहीं की जा सकती है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और व्यापार के रूप में बिना किसी नियमों के इसके जरिए व्यापार होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसको कोई सरकार या कोई अथॉरिटी जारी नहीं करती है। 2018 में RBI ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और वित्तीय संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन मार्च 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने RBI के प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार को कोई निर्णय लेते हुए इस मामले पर कानून बनाना चाहिए। ग्लोबल बिटकॉइन एक्सचेंज फर्म ज़ेपपे के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विक्रम रंगाला कहते हैं, बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी एक सार्वजनिक संपत्ति है जिसको किसी राष्ट्र की मान्यता नहीं है या कोई मालिक नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतना तो समझ लिया है कि ब्लॉकचेन तकनीक फ्यूचर को बदल सकती है। अब आगे के चैप्टर्स में इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बारीकी से चर्चा करते हैं। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन तकनीक न्यू एरा की शुरुआत है। अक्टूबर 2008 की बात है। सटोशी नाकामोटो ने पहली क्रिप्टो करेंसी से दुनिया को रूबरू करवाया था, जिसका नाम द बिटकॉइन है। इसी क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया का परिचय एक नई करेंसी से करवाया था। बिटकॉइन को नाम से तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें क्रिप्टोकॉस्म की नई दुनिया में दाखिला लेना होगा। आपको बता दें कि क्रिप्टोकॉस्म की दुनिया में किसी भी पर्सनल डेटा को इजीली टारगेटेबल सेंट्रल हब में डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है, जिसकी वजह से इसे कोई भी होल्ड कर सकता है। इसी के साथ ब्लॉकचेन को हम अलग अलग ब्लॉक्स की एक सीरीज कहते हैं। इन ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहती है। ब्लॉकचेन के इस्तेमाल का मकसद डिजिटल दस्तावेजों को एक खास समय पर फिक्स करना, टाइम स्टैम्प करना होता है, ताकि उन्हें बैकडेट करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सके। आपको बता दें कि हाल के दिनों में पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन चर्चा का विषय रहा है। जब से क्रिप्टो करेंसी का दौर शुरू हुआ है, ब्लॉकचेन और अधिक लाइमलाइट में आ गया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की तकनीक पर ही काम करती है। पूरी दुनिया में जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी का NFT नॉन फंजिबल टोकन्स का प्रयोग बढ़ रहा है, ब्लॉकचेन टेक्निक की महत्ता भी बढ़ती जा रही है। ब्लॉकचेन की तकनीक अब आम आदमी की जिंदगी पर भी अपना असर डालने लगी है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनमें कई सेवाएं ब्लॉकचेन की तकनीक पर आधारित हो सकती हैं, पर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता है। ऐसे में आज के समय में ब्लॉकचेन क्या है और हमारी जिंदगी इससे किस तरह से जुड़ी हुई है,
इस बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो ब्लॉकचेन की तकनीक हमें सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल किए बिना दो रिकॉर्ड्स की समस्या से भी निजात दिला सकती है। ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर बैंक, सरकार या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता के बिना धन, संपत्ति, समझौते आदि वस्तुओं का आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है। इस तकनीक की खासियत यह है कि एक बार जब कोई डेटा एक ब्लॉकचेन के अंदर दर्ज हो जाता है तो उसे बदलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नए लोग नए नज़रिए के साथ बिजनेस करना सीख रहे हैं और उन बिजनेसेस में इस तकनीक का रोल भी बढ़ता जाएगा। इस तकनीक को समझकर आप आसानी से फ्यूचर को भी समझ सकते हैं। इथीरियम और ब्लॉकस्टैक अपने लिए ब्लॉकचेन तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। इथीरियम और ब्लॉकस्टैक अपने लिए ब्लॉकचेन तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। इथीरियम ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को रशियन कनेडियन प्रोग्रामर विटालिक बुटेरिन ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए इसे डिज़ाइन किया था। बुटेरिन चाहते थे कि डेवलपर इथेरियम के प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की स्पेशल एप्लीकेशन बनाएं। इथेरियम पर आधारित एप्लीकेशंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें इथेरियम ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाता है। कई और काम भी हैं जो इथेरियम ब्लॉकचेन का उपयोग करके पूरे किए जाते हैं, लेकिन इसका मुख्य उपयोग टोकन या क्रिप्टो करेंसी में विनिमय की जाने वाली वैल्यू को स्टोर करने का है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि ईथर भी एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है, या इसे ऐसे समझें कि इथेरियम पर आधारित नेटवर्क ब्लॉकचेन पर लेन देन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑल्ट कॉइन है। अब मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ऑल्ट कॉइन क्या है? इसलिए आपको बता दें कि बिटकॉइन के अलावा बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी को ऑल्ट कॉइन कहा जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बिटकॉइन के बाद इधर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम नेटवर्क पर काम करने वाली ईथर में क्रिप्टो करेंसी के सभी गुण हैं। इसे अगर सही से समझा जाए तो इथेरियम नेटवर्क इसके लिए ईंधन का काम करता है। लेकिन इथेरियम केवल एक कंपनी नहीं है जिसने ब्लॉकचेन तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया हो, बल्कि कंप्यूटर साइंटिस्ट मुनीब अली की कंपनी ब्लॉकस्टैक ने भी इस फील्ड में काबिले तारीफ काम किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर में भी काफ़ी बदलाव चल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न गूगल से इसकी निर्भरता को कम करना है। अब ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि क्या ब्लॉकचेन तकनीक गूगल के बिना भी सर्वाइव कर सकती है या नहीं। क्या हार्डवेयर निर्माण की वापसी हो सकती है? कंप्यूटर साइंस में मूर्स लॉ बताता है कि हर 2 सालों के अंदर सर्किट की लागत डबल हो जाती है। इसी के साथ हमें समझना चाहिए कि जैसे कंप्यूटर 70 के दशक में बनते थे, वैसे कंप्यूटर 90 के दशक में नहीं बन रहे थे। मतलब साफ है कि कंप्यूटर की दुनिया में बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। क्या फिर से एक नई तकनीक का समय आ रहा है? क्या गूगल क्लाउड की जगह भी जाने वाली है? सिलिकॉन वैली में हार्डवेयर का रीबर्थ देखने को मिल रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि कई वैली कंपनियां अब सिलिकॉन चिप का निर्माण नहीं कर रही हैं। उन कंपनियों का फोकस डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ मूव करने का है और काफ़ी हद तक वो अपनी कोशिश में कामयाब होते हुए भी नजर आ रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंप्यूटर जगत की कंपनियां टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे बढ़ती जा रही हैं। इसी को टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी कहा जाता है। निश्चित तौर पर यह टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट सिक्योरिटी और कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। ये सब बातें साफ तौर पर इशारा करती हैं कि आने वाले समय में दुनिया गूगल क्लाउड से आगे का सोच रही है। मतलब साफ है कि भले ही अभी गूगल के बाद की जिंदगी साफ तौर पर नजर ना आ रही हो, लेकिन उसकी झलक तो दिखने ही लगी है। जिन लोगों ने इस बात को मान लिया था कि गूगल के बाद कुछ नहीं, उन्हें पता चल गया है कि अभी गूगल के बाद भी बहुत कुछ देखना बाकी है। हमें समझना चाहिए कि इनोवेशन कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। इंसान समय के साथ तकनीक के मामले में बेहतर ही होता जाएगा। इसलिए किसी भी मुकाम को आखिरी मुकाम नहीं समझना चाहिए और हमें विश्वास रखना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे सामने गूगल के आगे की जिंदगी भी आएगी। अब सवाल यही उठता है कि क्या हम नए इनोवेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या फिर अभी हम गूगल को ही पूरी तरह से समझ नहीं सके हैं। चलिए फिर से एक नज़र बिटकॉइन पर मारते हैं।
जैसा ज्यादातर लोगों को मालूम है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने स्वर्ण मानक की स्थापना की थी। आने वाले 200 सालों तक तमाम सरकारें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाने के लिए सोने के मूल्य के मुकाबले अपनी मुद्राओं की गारंटी देती रहीं। कई लोगों के मन में सवाल उठता रहता है कि आखिर उस समय गोल्ड को ही क्यों चुना गया था। इसका सीधा सा कारण यही था कि लोग गोल्ड को सबसे कीमती मेटल मानते रहे हैं। उनका मानना था कि ये कभी खराब या गायब नहीं हो सकता है। लेकिन 2008 का दौर आते आते बाजार ने बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा। तभी से दुनिया भर की सरकारों ने करेंसी की वैल्यू के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को मानना बंद कर दिया। सरकारों का कहना था कि अब से मार्केट ही करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करेगा। लेकिन तभी नाकामोटो ने यह वादा किया कि आने वाले समय में बिटकॉइन नया और शक्तिशाली गोल्ड स्टैंडर्ड बनेगा। ये दावा सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। आखिर कैसे डिजिटल करेंसी रियल वैल्यू ऑफ मनी की वैल्यू को डिसाइड कर सकती है? लेकिन जिस तरह से बाजार में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसका 1% चांस है कि कुछ देशों में नाकामोटो की बात सही भी हो जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिटकॉइन को लेकर लोगों का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके और अच्छे से समझने के लिए आपको एक डेटा पर नजर डालनी चाहिए। आपको बता दें कि साल 2021 में क्रिप्टो करेंसी के बाजार में 2020 की तुलना में 15.5% की वृद्धि देखने को मिली थी। जहां 2020 में भारतीय निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसी में महज 28.10 मिलियन यूएस डॉलर्स का निवेश किया था, वहीं साल 2021 में ये बढ़कर लगभग 438.18 मिलियन यूएस डॉलर्स हो गया था। साल 2022 के बीते 6 महीनों में क्रिप्टो करेंसी में लगभग 139.9 मिलियन डॉलर्स का निवेश देखने को मिला है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 187.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पूरे क्रिप्टो बाजार में सिर्फ बिटकॉइन ने ही लगभग 60% 59.8% रिटर्न दिया था। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भले ही वर्तमान में ग्लोबल बाजारों की अस्थिरता के कारण निवेशक डर कर क्रिप्टो बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, पर बाजार जैसे ही संभला, इसमें दोबारा रंगत लौटने की उम्मीद बनी हुई है। बात अगर मेटावर्स की करें तो भारतीय बाजार अब तक इसके शॉपिंग और लेन देन के लिए वर्चुअल हब नहीं बना पाया है। इसी के साथ इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों से डिजिटल मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल मुद्रा एनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है, इसलिए उन्हें क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इन सभी छोटी छोटी बातों से हमें समझना चाहिए कि मार्केट में लाइफ आफ्टर गूगल ने दस्तक दे दी है। क्या हम इस आहट को समझ पा रहे हैं? अगर हम सही समय में इस आहट को समझ लें तो हम अपने आप को फ्यूचर के लिए जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों के विपरीत दक्षिण अमेरिका के देश अल साल्वाडोर ने अब इसके इस्तेमाल पर कानूनी मोहर लगा दी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गूगल ने डिजिटल वर्ल्ड में एक तरफा राज किया है, लेकिन ये बात भी सच है कि कभी न कभी हर किसी का राज खत्म जरूर होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्यूचर चेंज होने वाला है और वो भी बहुत तेजी से।